आज है 2014 के सियासी घमासान का फाइनल मुकाबला। आज 9वें चरण के मतदान के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। फिर इंतजार रहेगा नतीजों का, जो 3 दिन बाद आएंगे। यानी आज से 3 दिन के बाद यह पता चल जाएगा कि किसकी बनेगी सरकार। पहले बात आज 3 राज्यों में 41 लोकसभा सीटों पर जारी मतदान की। आज यूपी की 18, पश्चिम बंगाल की 17 और बिहार की 6 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे अहम है बनारस, जहां से मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तुम लोगों में कोई शक्ति नहीं है, अब मैं करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं, नानी याद आ जाएगी काफी। तो 41 की 41 सीटों की हम बात करेंगे। वहां पर क्या है सियासी समीकरण, कौन कौन से दिग्गज हैं, तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन वाराणसी सबसे महत्वपूर्ण है और वहां पर नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और अजय राय के बीच यह मुकाबला। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि असली मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, उधर अरविंद केजरीवाल भी ताल ठोक रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। और अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार, और राहुल गांधी ने जब से उनके समर्थन में रोड शो किया है तब से अजय राय को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी है। इसके अलावा कुछ और दिग्गज, डुमरियागंज से जगदंबिका पाल, कलराज मिश्र देवरिया से, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से, रमाकांत यादव आजमगढ़ से, जहां से मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतदान जारी है, चुनाव का उत्साह है, लेकिन वोटिंग के बीच कई जगहों से आचार संहिता के उल्लंघन की भी खबर आ रही है। काशी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय के कुर्ते पर पंजे का निशान, और उस निशान के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचने पर बीजेपी सवाल उठा रही है। उधर चंदौली में अखिलेश मुलायम के फोटो वाले लैपटॉप की मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। जबकि मनीष सिसोदिया डीएम के उस आदेश का उल्लंघन करते दिखे जिसमें डीएम ने उन नेताओं कार्यकर्ताओं को वाराणसी छोड़ने का आदेश दिया था जो यहां के वोटर नहीं हैं। तो 3 ये ऐसी तस्वीर जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर आपको बता दें, इस बार बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी कुछ राजनीतिक दल की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। और ये आज की जो तस्वीर है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव चिन्ह के साथ पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल हो गए कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय। और इसके अलावा 2 और तस्वीरें हैं आपके सामने। दूसरी जो तस्वीर है, एक पोलिंग बूथ के अंदर उस लैपटॉप का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस पर तस्वीर है मुलायम सिंह यादव की और अखिलेश यादव की। और इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। 3 वरिष्ठ पत्रकार, आनंद प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रदीप सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़े हैं, सीधे आपको पहले उन्हीं के पास ले चलते हैं। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है? मतदाताओं का कैसा उत्साह इस वक्त आप देख रहे हैं? बहुत ज्यादा अखिलेश, मैं बताऊं कि सुबह 9 बजे तक 12% तक वोट हो चुका है। और अभी भी जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, उम्मीद इस बात की जा रही थी कि धूप की वजह से शायद लोग कम आए, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लाइनें आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी लाइनें लोगों की लगी हुई है और इतनी सादे धूप के बावजूद भी लोग आ रहे हैं। अब कितना उत्साह है इस बार लोगों में यहाँ पे? इस बार तो बहुत अच्छा खासा लग रहा है। और जिस तरह घर से लोग निकल रहे, लग रहा है कि ये 60 के ऊपर जाएगा। और इस बार बहुत लोगों में उत्साह है। मैम, लोगों में एक्साइटमेंट कितना ज्यादा है वोटिंग को लेकर? बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ बताया नहीं जा सकता है। और जितना ज्यादा मैं बात करूं लोगों की, तो लोग काफी ज्यादा अखिलेश यहाँ पे हैं। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद वोटिंग परसेंटेज दिन चढ़ने के साथ कम हो, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है। अखिलेश, चलिए कुमार, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है। आनंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर मतदाताओं में वाराणसी में इस बार इतना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है तो इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आती है? मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है, एक तो बनारस का खुद का अपना बैकग्राउंड, पूर्वांचल और बनारस राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय, बहुत सजग रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने से और
बाकी और पार्टियों की तरफ से भी अपनी ताकत झोंकने के कारण, और देश भर से आप देखिए कि उस चुनाव के सबकी निगाहें थी। देश भर से जन आंदोलनों के लोग, तमाम संगठनों के लोग, तमाम बुद्धिजीवी बनारस पहुंचे और तरह तरह की बहसें, चर्चाएं, मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है जिस तरह से बनारस की चर्चा हो रही है। इन सब कारणों से वहां पर एक तरह का जो बहस हुई है, जो चर्निंग है, उसका असर हम मतदान में दिख रहे हैं। लोग निकल रहे हैं। अग्निहोत्री जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति प्रधान ये चुनाव को चला है? बनारस के संदर्भ में खास तौर पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। नहीं, व्यक्ति प्रधान नरेंद्र मोदी ने जब वहां से अपनी उम्मीदवारी घोषित की तो व्यक्ति प्रधान तो उसी दिन से हो गया था चुनाव। अरविंद केजरीवाल भी हैं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा जहां से मोदी लड़ेंगे मैं वहां से लड़ूंगा। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की घोषणा हुई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की भी घोषणा हुई, तो व्यक्ति प्रधान तो उसी दिन से हो गया था। लेकिन सिर्फ व्यक्ति प्रधान ही आप नहीं कह सकते, व्यक्ति के साथ साथ जैसा कि आनंद जी ने कहा कि पूर्वांचल का केंद्र है बनारस। पूर्वांचल की पूरी राजनीति जो है वो बनारस से ही तय होती रही है दशकों से ये भारतीय राजनीति में। तो बनारस का चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। पिछली बार भी आप देखें मुरली मनोहर जोशी जब वहां से लड़ रहे थे तब भी बनारस पे निगाहें थी, और बनारस पंडित कमलापत त्रिपाठी बनारस से चुनाव जीत करके आते थे। लेकिन ऐसी सरगर्मी नहीं थी विनोद जी इसके पहले, जिस तरह की सरगर्मी इस बार देखने को मिल रही है, जिस तरह से चर्चाएं लगातार वाराणसी को लेकर हो रही हैं, ऐसा तो नहीं देखने को मिला। स्वाभाविक है इस बार इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार हैं या दावेदार। उम्मीदवार तो होता नहीं है, और वो पहली बार वो गुजरात से बाहर निकले, और गुजरात से बाहर निकल के उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, जो मैं प्रदीप जी के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले दर्शकों को बनारस ही लिए चलते हैं। हमारे साथ अमित कुमार, हमारे संवाददाता पीली कोठी इलाके से जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? दरअसल एक खबर सुबह यह भी आई थी कि अजय राय वहां पर पंजा छाप जो निशान है अपने कुर्ते पे लगाकर अंदर दाखिल हो गए थे पोलिंग बूथ पर। इसके अलावा कुछ पोलिंग बूथ में गड़बड़ियों की भी खबरें आई कि ईवीएम मशीन में दिक्कतें आ रही है। इससे मुताल्लिक क्या जानकारी है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, ये जानकारी मिली कि अजय राय जब वोट देने गए थे तो उनके पास जो कपड़ा पहने थे उसमें पंजा का निशान था, और इसको लेकर आपत्ति भी किए रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने जो पंजा का निशान है उसका प्रचार नहीं कर सकते। यहाँ पर भी, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वहाँ पर भी बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत ही धीमी गति से मतदान हो रहा है। काफी लोग परेशान भी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटे तक लोगों को यहाँ इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर आई थी चंदौली से, जहाँ पर एक बूथ में कहा गया कि पोलिंग एजेंट जो है उनके पास वो लैपटॉप रखा हुआ था जिसमें जो लैपटॉप अखिलेश ने बांटे थे, जो स्टूडेंट्स को बांटे थे, जिसपे अखिलेश का नाम भी था, तो वो है। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है, जबरदस्त उत्साह के साथ करीब 9 बजे तक 12% था, और 10 बजे के आसपास जैसे कि पर्यवेक्षक ने कहा कि करीब 20% की आशा है कि 20% तक वोट हो चुका है 10 बजे तक। तो एक जबरदस्त उत्साह के साथ है। अब गर्मी बढ़ गई है, इसके बावजूद लोग देखिए, आप लंबी कतारें, कितनी लंबी कतारें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कि देख सकते हैं आप उधर देखिए कितनी लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। हालांकि अभी धूप पूरे सर पर नहीं है तो छाए में लोग खड़े हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद बहुत मुश्किलें आने वाली है जब सीधे सर पर सूरज होगा और गर्मी, चिलचिलाती गर्मी जो है वो सीधे लगेंगी, और तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर लेकिन जोश जबरदस्त है, आना जाना लोगों का बहुत तेजी से, लोग लगातार बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। हर कोई तुरंत मतदान करना चाहता है, चाहे उसकी वजह वीवीआईपी बूथ हो, वीवीआईपी नेता हो, या फिर विकास का मुद्दा हो, लेकिन हर कोई चाहता है कि अपना मतदान मैं आपके पास दोबारा आता हूं अमित, लेकिन प्रदीप सिंह जी, आपसे मेरा एक सवाल है। राजनीति पर हम बात करेंगे, सियासत पर बात करेंगे, लेकिन इस तरह की गड़बड़ियां जो हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? क्या चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरह की कोई हीला हवाली है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप इस पूरे चुनाव को देखिए तो चुनाव आयोग उस तरह से चुस्त नजर नहीं आता जैसा इससे पहले के चुनावों में था, और शायद ये लीडरशिप की जो है कमजोरी का मतलब सर एक चीज बताइएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, क्या अजय राय जब पंजे के निशान के साथ पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल हो रहे थे उसी वक्त उन्हें नहीं रोका जा सकता था? बाद की कार्रवाई का क्या मतलब होता है? हमेशा बिल्कुल रोका जाना चाहिए। कोई भी वायलेशन अगर हो रहा है, अगर आप उसी समय नहीं रोक रहे हैं तो वो जिस मकसद से गए थे उसमें कामयाब हो गए। बिल्कुल। तो आपने ये नियम इसीलिए बनाया है ना कि अगर पोलिंग बूथ के अंदर या पोलिंग सेंटर के 100 मीटर के अंदर में आप अपना सिंबल लेकर जाते हैं तो आप मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो चले गए तो प्रभावित कर लिया उन्होंने, अगर प्रभावित उससे होते हैं तो। और चंदौली में तो हद ही हो गई है, वहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई चुनाव से जुड़ा हुआ अधिकारी ही है जो लैपटॉप यूज कर रहा है, जिस पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की अधिकारी ही अगर एजेंट है, एजेंट भी अगर है सर, तो अंदर कैसे दाखिल हो गया? गलत है, बिल्कुल गलत। वहां तो अधिकारी बैठे हुए हैं, आपत्ति करनी चाहिए, उसको हटवाना चाहिए था। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी जब गए थे और वो कमल का निशान दिखा रहे थे या अजय राय पंजे का निशान लेके, अगर उसी वक्त उनको रोका जाए और टोका जाए या अनुरोध किया जाए भाई आप इसको बाहर रखिए, ये तो वो ज्यादा सही होता है, बजाय कि आप बाद में आप एफआईआर दर्ज करें। दूसरे लोगों पर भी पड़ता है।
अगर उस समय तुरंत कार्रवाई हो तो दूसरे लोगों पर भी असर पड़ता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। फिर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बाकी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि हम अपना काम तो कर ही लेंगे, बाद में नोटिस आता रहे। अब वापस लौटते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की तरफ। पश्चिम बंगाल और बिहार की भी बात करेंगे, लेकिन यूपी बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूर्वांचल का जो हिस्सा है। आनंद प्रधान जी, यहां पर इस बार कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे आपके मुताबिक? मोदी के आने से क्या बदलाव आप देखते हैं? नहीं, मोदी के आने से तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव के मुद्दे हैं वो पूर्वांचल में भी हैं, और पूर्वांचल में एक तरह से यूपीए की सरकार, कांग्रेस की जो सरकार थी केंद्र में, उस पर भी एक तरह से लोगों का मैंडेट आने जा रहा है, और उसी का फायदा उठा करके मुख्य विपक्षी दल होने के कारण बीजेपी ने एक तरह से उत्तर प्रदेश में अपने को रिवाइव करने की कोशिश की है। और देखिए कि कितनी तेजी से पिछले विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी तीसरे नंबर पर और 50 सीटों पर सिमट गई थी, वहां से उसका जो रिवाइवल है वो एक बहुत मार्के की बात है, और उसका फायदा निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के आने के कारण बीजेपी को मिला है। और बीजेपी लगभग पूर्वांचल की सभी सीटों पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय लड़ाई में मौजूद है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पूर्वांचल में कि उत्तर प्रदेश में जो दो क्षेत्रीय दल जो बहुत ताकतवर रहे हैं और पिछले 20 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हावी रहे हैं, दोनों मुख्य धारा की जो पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो एक तरह से हाशिए पर रही हैं उत्तर प्रदेश में, तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी रही हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय चुनाव है, आम चुनाव है, उसमें दोनों बार, जैसे 2009 में भी आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने वहां अच्छा परफॉर्मेंस किया था, यानी सपा के बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी। तो इस बार के चुनाव में भी बीजेपी का जो रिवाइवल है वो राष्ट्रीय चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, पर सपा और बसपा वो भी वहां चुनाव मजबूती से लड़ रही है। पूर्वांचल एक और भी महत्वपूर्ण बात है सर, विनोद जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहां पर जो कास्ट इक्वेशंस है और जाति का जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद यही एक बड़ी वजह मानी जाए कि नरेंद्र मोदी ने, जो प्रियंका वाड्रा ने बयान दिया था नीच राजनीति का, उसको जोड़ दिया नीच जाति से, जो वो कार्ड उन्होंने खेला ट्विस्ट करके इस बयान को। पूर्वांचल में पिछड़े वर्गों की बहुत बड़ी तादाद है, तमाम पिछड़ी जातियां, यादवों का बाहुल्य है वहां पर, गैर यादव पिछड़ी जातियां बहुत, मौर्य हैं, कोयरी हैं, कुशवाहा हैं, राजभर हैं, एक बड़ी तादाद है। और ये वोट बैंक जो है, एक समय में बीजेपी के पास गैर यादव पिछड़ों का वोट बैंक था 1991-90 के दशक में, जब एक सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की थी कल्याण सिंह को आगे करके, तो गैर यादव पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी के पास था। लेकिन धीरे धीरे उसमें सेंध लग गई और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उसमें काफी उसका जो है वोट बैंक खींच लिया था। इस बार जो है नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो सबसे बड़ा कंसिडरेशन था उनकी पिछड़े वर्ग से उनका ओबीसी होना, और उसको बिहार से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार उसको हाईलाइट किया गया। नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाषणों में कहा, आप याद कीजिए लखनऊ की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 10 साल पिछड़ों के होंगे। बिहार में उन्होंने अपने पिछड़े होने का बार बार जिक्र किया, और जब प्रियंका गांधी का ये बयान आया उसके बाद तो फिर नरेंद्र मोदी ने उस बयान को, हालांकि उसका जाति से मतलब नहीं था, लेकिन बड़े होशियारी से और राजनीतिक चतुराई से दूर दूर तक मतलब नहीं था सर, नीच शब्द को जाति से जोड़ दिया और अपनी ओबीसी जाति को लेकर के उन्होंने पूरा दांव खेला। तो प्रदीप जी, क्या ये जो कार्ड खेला है नरेंद्र मोदी ने, इसका कोई फायदा उन्हें होगा पूर्वांचल में? क्या स्थानीय समीकरण के हिसाब से बताइए सर। नहीं, देखिए, आप पहली बात तो ये देखिए कि 2009 के चुनाव में बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी थी। 2012 के असेंबली इलेक्शन में उससे भी स्थिति उसकी खराब हो गई। आज एक बात पर कोई मतभेद नहीं है कि बीजेपी इस समय उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी है। तो पहला फर्क तो जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है। दूसरा, बीजेपी उत्तर प्रदेश में तभी आगे बढ़ी है जब सवर्णों के साथ उसको गैर यादव पिछड़ा वोट मिला है। जब वो जुड़ा है तभी बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, वोट प्रतिशत बढ़ा है। बीजेपी ने इस बार पहली बार। सर, अपनी बात आप जारी रखिएगा, इस बीच दर्शकों को बता दें जो टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी इस कार के अंदर बैठे हुए हैं और वोट डालने के लिए पहुंचे हैं बनारस। ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प है प्रदीप जी, वोट डालने के लिए पहुंचे यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी। अच्छा, नहीं, अच्छी बात ये हुई कि वोट डालने वाले ही दिन आए, उससे पहले नहीं। 2 दिन पहले से वो प्रचार कर रहे हैं, कल भी वो गाँव में। हो सकता है कुछ वोट कम हुए हों बीजेपी के, क्योंकि उनको लेकर देखिए हर जगह स्थानीय सांसद को लेकर नाराजगी जो रहती है वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से शायद ज्यादा है। उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। लेकिन सर वो यहाँ से जाना भी तो नहीं चाहते थे, उनकी नाराजगी नहीं, उनका अलग मामला था, वो जाना नहीं जिससे अपेक्षा होती है उससे नाराजगी भी होती है। क्योंकि जोशी जी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनसे अपेक्षा भी बनारस के लोगों को थी। अब जब अपेक्षाएं ज्यादा होती है तो नाराजगी भी ज्यादा होती है। दूसरी बात जो कह रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वांचल की पूरे, आप देखिए बीजेपी ने इस बार टिकट बंटवारे में भी इस सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा है। पिछली बार गैर यादव जो पिछड़े थे उनको 17
उनसे वहां से उम्मीदवार बनाए थे। इस बार 34 लोगों को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो लगभग क्या दुगना ही कर दिया है। तो उसकी नजर उस वोट बैंक पर है। इसके अलावा मोदी का जो विकास का नारा है, उसने युवा वर्ग के क्रॉस कास्ट लाइन प्रभावित किया है। अच्छा। उसका फायदा बीजेपी को, मोदी का जो विकास का नारा है, उसने युवा वर्ग के क्रॉस कास्ट लाइन प्रभावित किया है। अच्छा। उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। कितना मिलेगा, कितनी सीटें बढ़ेंगी, 3 दिन में पता चल जाएगा बस। लेकिन उसका फायदा मिल रहा है, ये दिखाई दे रहा है। वाराणसी एक बार फिर से चलते हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता वहां से लगातार हमारे साथ मौजूद है। कुमार, दिन चढ़ने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ रही होगी, क्या मतदाताओं के हौसले पर कोई असर पड़ रहा है इसका? मतदाताओं के हौसले पर तो कोई असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा, उल्टे हौसले अब पहले से ज्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल अखिलेश ये भी है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग दावे करता है कि मॉडल पोलिंग बूथ हमने बनाया है, कई तरह की सुविधाएं दी हैं, ये सुविधाएं यहाँ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। इस तपती गर्मी में भी अगर लोगों की लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिल रही हैं, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि किस तरीके से लोगों का उत्साह है। और बड़े बुजुर्ग लोग भी अब मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और मैं पूछना चाहूंगा, कितनी मुश्किल आ रही है इस गर्मी में मतदान करने में आप लोगों को? कुछ नहीं। हाँ, देना और जिताना प्रत्याशी को कुछ मुश्किल नहीं है। और अखिलेश, ये हौसला है, आप देख सकते हैं कि इस उम्र में भी ये आ रहे हैं और गर्मी के मौसम में वोट करके जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देना है वोट और अपने प्रत्याशी को जिताना है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बनारस में इस बार वोटिंग को लेकर किस तरह का उत्साह है। हालांकि पिछली बार वोटिंग कम हुआ था, 42% के आसपास हुआ था, और इस बार वोटिंग का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ने की उम्मीद है। और यही उम्मीद बताती है, ये उत्साह बताता है लोगों का कि वोट करने के लिए लोग निकल रहे हैं घर से। अखिलेश।